नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम और बात करेंगे उत्तराखंड की खबरों की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली से लौटते ही उत्तराखंड में चल रहे नेशनल गेम्स की व्यवस्थाओं का अवलोकन करने रायपुर स्थित महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स स्टेडियम पहुंचे और इस दौरान मुख्यमंत्री ने भोजन व्यवस्थाओं का जायजा लिया, जहां अनेक राज्यों के खिलाड़ियों से बात कर उनका हौसला भी बढ़ाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय खेल का अनुभव राज्य के लिए काफी कारगर साबित होगा। शानदार 28 जनवरी को राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के हाथों से हो गया है और शानदार तरीके से हो रहे हैं। 11 स्थानों पर एक खेल प्रतियोगिताएं आयोजित होनी है और आज मैंने जो है शूटिंग रेंज देखी है। अन्य जो हमारे खिलाड़ी आए हैं उनके साथ मैंने आज वहां पर भोजन व्यवस्था भी देखी है, अन्य व्यवस्थाएं भी देखी हैं। जो इस बार का हमारा जो है ग्रीन गेम्स के आधार थीम्स पर जो ये आयोजित किए जा रहे हैं, वो थीम भी हमारी आगे बढ़ रही है, शानदार हो रही है। सभी खिलाड़ी भी जो है उन्होंने बहुत आज प्रसन्नता व्यक्त करी कि उनको बहुत आनंद यहाँ पर आ रहा है। और जो हमारे स्ट्रक्चर बने हैं, जो हमारा जैसे शूटिंग रेंज बनी है, वो अपने आप में एक अलग प्रकार की शूटिंग रेंज है। मैं तो आप सब लोगों से भी कहूँगा कि एक बार जरूर उसको आप लोग देखने जाइए और मुझे खिलाड़ियों ने कहा कि इसका उपयोग होते रहना चाहिए। तो हम कोशिश करेंगे कि अब हमारे जो नवोदित उदयमान खिलाड़ी हैं वो सभी जो स्ट्रक्चर हमारे बहुत अच्छे अच्छे बन गए हैं 11 स्थानों पर, क्योंकि जहाँ जहाँ भी अंतर्राष्ट्रीय ये हमारे राष्ट्रीय खेल आयोजित हो रहे हैं उनका उपयोग आने वाले हमारे खिलाड़ियों के लिए होगा और हमारे उत्तराखंड के खिलाड़ी निश्चित रूप से उसका लाभ उठाएंगे और अपनी पहचान बनाएंगे। उत्तराखंड में नेशनल गेम्स का आयोजन हो रहा है। इसी के तहत हल्द्वानी के इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ताइक्वांडो प्रतियोगिता शुरू हो रही है और इस पर जानकारी देते हुए नए डीओसी एस दिनेश कुमार ने बताया कि 30 राज्यों के 245 खिलाड़ी ताइक्वांडो प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए हल्द्वानी पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि पूरी निष्पक्षता, पारदर्शिता और खेल भावना के साथ ताइक्वांडो के मुकाबले होंगे। Everything is going good. We are getting good support from the DSO, the stadium manager, and from the GTCC regarding the arrangements. Near about 90% of the jobs are done, and today we are having a referee meeting to brief what we are planning for this national game. ताइक्वांडो की प्रतियोगिता जो है हमारी यहाँ कल से शुरू होने वाली है। ताइक्वांडो की प्रतियोगिता के डिस्ट्रिक्ट नैनीताल, जिला नैनीताल से हमारे 10 खिलाड़ी विभिन्न प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करेंगे। और आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से मेरा समझ जनता से, उत्तराखंड की जनता से एक विनम्र निवेदन है कि आपके आसपास जहाँ कहीं भी नेशनल गेम्स हो रहे हो, 12 शहरों में नेशनल गेम्स हो रहे हैं उत्तराखंड के अंदर, तो मेरा एक रिक्वेस्ट है एज ए स्पोर्ट्स पर्सन कह लीजिए, खेल प्रेमी कह लीजिए, कोच कह लीजिए, टीचर कह लीजिए, कि आप अपने अपने बच्चों को वहाँ पर लेकर जाएं। ये एक बहुत ही बड़ी स्वर्णिम उपलब्धि है उत्तराखंड सरकार की, जो इस तरीके से 25 सालों की उपलब्धि कह सकते हैं, एक बहुत बड़ी उपलब्धि कि जो नेशनल गेम्स करवा रही है। तो एक रिक्वेस्ट है कि अपने अपने बच्चों को जब भी टाइम मिलता है आपको, वो 14 फेब लास्ट डे है, तो उससे पहले जितना भी टाइम मिलता है आप इवेंट पर लेकर जाइए, एक हेल्दी स्पोर्ट्स का कल्चर डेवलप कीजिए। 38वें राष्ट्रीय खेलों में तैराकी प्रतियोगिता संपन्न हो गई। प्रतियोगिता में पुरुष और महिला दोनों वर्गों में कर्नाटक ने गोल्ड जीता। वहीं कर्नाटक की धीने धीने तैराकी की कुल 11 प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया, जिसमें से उन्होंने 9 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। इस कड़ी में सभी प्रतियोगिताओं की ओर से राष्ट्रीय खेलों के आयोजन की सराहना की गई। इसे लेकर हमारे संवाददाता ने विजेता खिलाड़ी और उनके प्रदर्शन को लेकर बात की। 14 साल की एक ऐसी बच्ची जिसने अभी तक 11 गोल्ड अपने नाम किए हैं और कर्नाटक समेत पूरे भारत का नाम रोशन किया है, वो नाम है धिनिरी। वेलकम धिनिरी। Thank you for having me. How was the I'm really grateful and amazing for this opportunity here today. One level praise and I'm really happy with my performance here. धिनिरी, आपका फ्यूचर प्लानिंग, व्हाट इज योर फ्यूचर प्लान्स? Hopefully to be the fastest athlete that I can be. Hopefully to make India proud in the future games and hopefully get another Olympic medal. Something about Uttarakhand, how is the facilities, what is the facility,
swim pools, about pools? I think the government has done a really good job with the facility over here. Obviously, the place is very, very cold. So they had a heated pool for us to be able to swim. So I think the facility is really good. Hopefully, more like this can come up in India so that So best of luck for your future and I hope कि आप ओलंपिक में अच्छा करें और नेशनल इंटरनेशनल गेम्स में अच्छा करें. कॉन्ग्रेचुलेशन. सो ये थी धिनिधि जिन्होंने अभी तक जो नेशनल गेम्स हैं, नेशनल उत्तराखंड नेशनल गेम्स में अभी तक 11 गोल्ड मेडल अपने नाम किए हैं, जिसमें से 5 इनके अपने इंडिविजुअल हैं और 6 मेडल इंडिविजुअल हैं और 5 जो हैं वो ग्रुप मेडल्स हैं जिसमें इन्होंने गोल्ड हासिल किया है. ये एक सम्मान की बात है, ये एक उत्तराखंड के लिए सम्मान की बात है कि उत्तराखंड में आके उत्तराखंड में जो राष्ट्रीय गेमों का आयोजन किया गया है, इसमें इस तरीके से छोटे छोटे बच्चे जो अपना बड़ा नाम कर रहे हैं, बड़ी ऊंची जगह पे जा रहे हैं, उनके लिए एक सौभाग्य की बात है. जनता टीवी के लिए संजय प्रसाद, हल्द्वानी से. केंद्रीय बजट में उत्तराखंड में रेल नेटवर्क को मजबूत करने के लिए 4,641 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है. यह बजट दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल को आवंटित बजट से काफी ज्यादा है. इस पर जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हम उत्तराखंड में मजबूत रेल नेटवर्क बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं. इसके लिए बजट की पर्याप्त व्यवस्था की गई है. इस बार उत्तराखंड के लिए जो बजट आवंटित हुआ है उससे राज्य में रेल नेटवर्क को मजबूती मिलेगी, विस्तार आएगा. निश्चित रूप से पहले भी जो हमारे अमृत भारत स्टेशन बने हैं रेल के क्षेत्र में, हमको ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन पहले से ही हमारी निर्माणाधीन है. निर्माण की प्रक्रिया काफी आगे चल गई है. माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं बहुत धन्यवाद करता हूं कि इस बार के बजट में भी हमको जो है विशेष रूप से ये हजारों करोड़ की जो योजनाएं दी गई है, बजट दिया गया है, वो निश्चित रूप से रेल के क्षेत्र में और बहुत अच्छा हमारा सुधार होगा. हमको बहुत तरक्की मिलेगी और राज्य के लोगों को आने वाले समय में सुविधा मिलेगी. हमारा पर्यटन प्रदेश है, लोग आस्था श्रद्धा के धामों पर आते हैं, विभिन्न स्थानों पर जाते हैं, उनको भी रेल सेवाएं आसानी से मिल पाएंगी. मैं फिर से एक बार आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का और रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी का बहुत धन्यवाद करता हूं. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने धाकड़ अंदाज में विपक्ष पर तीखा प्रहार किया और कहा कि जब भी घुसपैठियों की बात आती है तब बांग्लादेशियों की बात आती है. आपदा वाले हमेशा उनका समर्थन करते हैं. उन्होंने जवाबी हमला करते हुए कहा कि वो यूपी, बिहार और उत्तराखंड के लोगों को अपना नहीं समझते. इसी प्रकार बांग्लादेश में जब नरसंहार हो रहा था तब हिंदुओं पर अत्याचार के समय विपक्ष ने एक आवाज भी नहीं उठाई. रूप से देखिए, जब भी घुसपैठियों की बात आती है, बांग्लादेशियों की बात आती है, तो आपदा वाले जो है हमेशा उनका समर्थन करते हैं, उनको प्रोटेक्शन देते हैं और उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड के लोगों को वो जो है अपना नहीं समझते, उनको बाहरी समझते हैं, उनके साथ दोगलेपन का व्यवहार करते हैं. और इसी प्रकार बांग्लादेश में जब नरसंहार हो रहा था, वहाँ हिंदुओं पर तमाम तरह से अत्याचार, अमानवीय व्यवहार हो रहा था, माताओं बहनों के साथ हर प्रकार से अन्याय हो रहा था. इन्होंने एक आवाज भी किसी ने नहीं उठाई. अन्यथा ये लोग छोटी छोटी बातों पर जंतर मंतर पर धरना करते हैं, कभी कैंडल मार्च निकालते हैं, लेकिन इस मामले में इनको पूरी तरह से सांप सूख गया. प्रदेश भर में बीजेपी पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के जन्म शताब्दी साल के रूप में मनाने जा रही है. इसे लेकर देहरादून के बीजेपी कार्यालय में भी प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी की अध्यक्षता में बैठक हुई, जहां उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन को लेकर 11 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है, जिसमें संपर्क अभियान को 15 मार्च तक चलाया जाएगा. देश के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न स्वर्गीय अटल जी की यह जन्म शताब्दी वर्ष चल रहा है. भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में अटल जी की जन्म शताब्दी वर्ष को बड़े धूमधाम से मना रही है और अटल जी से संबंधित जितनी भी स्मृतियां हैं, उनके संबंध में जितने लेख हैं, उनके संघर्ष के समय का, उनके संगठनात्मक क्रियाकलापों का, उनकी राजनीतिक गतिविधियों की जितनी भी स्मृतियां हैं, उन सभी को हम देश भर में एकत्र कर रहे हैं और अटल जी के व्यक्तित्व और कृतित्व से जो भी हमारे कार्यकर्ताओं को प्रेरणा मिलती है, उसको हम संजोने का काम कर रहे हैं. तो इसके लिए उत्तराखंड में 11 सदस्यीय ये कमेटी भारतीय जनता पार्टी की बनी है.
आज उसी कमेटी की बैठक हमारी संपन्न हुई है। हम जिला स्तर पर भी 5 वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की कमेटी बना रहे हैं और मंडल स्तर पर मंडल अध्यक्ष की संयोजक में 3 सदस्यीय समिति हमारी मंडल स्तर पर बनेगी और अभी हमारे पास 15 मार्च तक के कार्यक्रम केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से मिले हैं और 15 मार्च के बाद के कार्यक्रम हमें केंद्रीय नेतृत्व के बाद में अगले माह में प्राप्त होंगे। प्रदेश में यूसीसी लागू होने के बाद से देहरादून नगर निगम के अंतर्गत विवाह, तलाक और लिव इन रिलेशनशिप को लेकर पंजीकरण का सिलसिला शुरू हो चुका है। इस पर जानकारी देते हुए देहरादून के मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अविनाश खन्ना ने कहा कि 27 जनवरी से अभी तक देहरादून में यूसीसी के अंतर्गत कुल 54 आवेदन आए हैं, जिनमें 7 पंजीकरण पूरे हो चुके हैं। साथ ही कहा कि प्रत्येक पंजीकरण के लिए 15 दिन का समय दिया जाता है। देखिए, जब से यूसीसी लागू हुआ है तब से अभी तक कुल 54 रजिस्ट्रेशन की जो है हमारे पास एप्लीकेशंस प्राप्त हुई है ऑनलाइन, जिसमें से 7 रजिस्ट्रेशन दिए जा चुके हैं। यहाँ ये भी कहना जो है उचित होगा कि लगभग 15 दिन का समय दिया जाता है एक रजिस्ट्रेशन को की जो टाइमलाइन जो दी गई है सेवा के उसमें। और साथ ही साथ इसमें जो है डाइवोर्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं लोग, नलिफाई के लिए, उसमें भी 15 दिन का समय दिया जाता है। इसमें तत्काल के लिए भी जो है 3 दिन के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी फीस अलग है। नॉर्मल में जब अप्लाई करते हैं उसके लिए जो है लगभग 250 रुपये की फीस है और यदि कोई तत्काल में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करता है तो उसके लिए जो है करीब 2500 रुपये की फीस है, जिसे 3 दिन के अंदर देना अनिवार्य है। साथ ही साथ लिव इन के भी रजिस्ट्रेशन जो है उसके लिए 15 दिन का समय दिया जाता है कि वे अपना जो है रजिस्ट्रेशन करा लें और लिव इन को समाप्त करने के लिए जो है उसके लिए भी जो है 15 दिन का समय दिया जाता है। राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति पर पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार से बीजेपी के सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने चिंता जताई है। उन्होंने कानपुर की घटना पर भी दुख प्रकट किया, जिस पर बीजेपी प्रदेश महामंत्री ने जानकारी देते हुए कहा कि ऐसी घटनाओं को लेकर प्रदेश सरकार पूरी तरह अलर्ट है। जो कुछ भी हुआ वो उत्तराखंड के इतिहास पर, उत्तराखंड के माथे पर कालिक फूट गई है, जिसको कहना चाहिए। जो उत्तराखंड की एक पहचान थी कि एक शांति प्रिय प्रदेश है, यहाँ पर अपराध नहीं होते हैं, यहाँ के जनप्रतिनिधि अच्छे लोग होते हैं, वो कालिक, वो कलंक आज उत्तराखंड के माथे पर लगा है। इसमें बहुत बड़ी चूक पुलिस के द्वारा भी हुई है। पुलिस अगर समय पर चेत जाती तो इस घटना से बचा जा सकता था और इसलिए पुलिस की चूक कहां हुई, इंटेलिजेंस का फेलियर है या पुलिस ने उसको गंभीरता से नहीं लिया। जितनी एक्टिव पुलिस बाद में हुई है, इसका 1/4 अगर पहले हो जाता तो कुछ भी नहीं होता। भाई चैंपियन की बीवी ने एक रिपोर्ट किया, किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया, 24 घंटे बाद उस पर ध्यान गया। देखिए, त्रिवेंद्र जी का वो अपना विचार है, उनकी अपनी जानकारियां हैं। निश्चित रूप से उनके सुझाव में सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी, उसको संज्ञान लिया है और उसमें जो करने की आवश्यकता होगी निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी हरिद्वार के प्रकरणों को बड़ी गंभीरता से उन्होंने लिया है और इसी का परिणाम भी रहा है कि गिरफ्तारी भी हुई है, मुकदमे भी दर्ज हुए हैं और हम शांति प्रिय प्रदेश हमारा उत्तराखंड है, यहाँ किसी प्रकार की कोई इस प्रकार की घटना का पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए सरकार बिल्कुल तत्पर है। देहरादून में नगर निगम के आयकर विभाग ने हाउस टैक्स जमा नहीं करने वाले करीब 15,000 कमर्शियल हाउस पर टैक्स दर का नोटिस जारी किया है। इसमें बड़े बकायेदारों की संख्या 450 है, जबकि 50 से 1 लाख तक के टैक्स धारकों की संख्या 3,000 के करीब। इस पर नगर आयुक्त नमामि बंसल ने सख्त लहजे में कहा कि बकायेदारों को अवशेष राशि पर 12% राशि जुर्माने के तौर पर जमा करनी होगी, जबकि चालू वित्त वर्ष का टैक्स जमा करने पर 20% तक की छूट होगी। हमारी कई श्रेणियां हैं। कुछ बड़े बकायेदार हैं जो कि लगभग 460 हैं। उसके अलावा 1 लाख से 50,000 तक के जो बकायेदार हैं वो लगभग 3,000 उनकी संख्या है। इस प्रकार से कुल मिलाकर के 14 से 15,000 हमारी सारे बकायेदार की संख्या है
और उन सभी को बिल के रूप में बिल भेजा गया है प्रॉपर्टी टैक्स का, जो उनका इस वित्तीय वर्ष का ड्यू है, और उसी को एक नोटिस के फॉर्म में रिमाइंडर के तौर पर भेजा गया है कि वो ससमय अपने हाउस टैक्स या प्रॉपर्टी टैक्स को जमा करा लें और किसी भी प्रकार की अनावश्यक कार्रवाई से बचें। हरिद्वार के देहात क्षेत्र में बुलाई गई महापंचायत को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है, जिसके चलते बॉर्डर एरिया और मुख्य चौक चौराहों पर पुलिस बल और पीएसी के जवानों की भारी तैनाती है। साथ ही एसपी और डिप्टी एसपी लेवल के अधिकारी भी निगरानी कर रहे हैं। आज पूरे संपूर्ण देहात क्षेत्र में, खासकर मंगलौर लंढौरा क्षेत्र में 2 सुपर जोन और करीब 7 जोन में डिवाइड किया गया है, जिसमें डिप्टी एसपी और एडिशनल एसपी स्तर के अधिकारियों को लगाया गया है। इनके साथ करीब 12 से ऊपर थानाध्यक्ष और करीब 6 कंपनी पीएसी सीएपीएफ इनको दिया गया है। लॉजिस्टिक के तौर पर सारी जो हमारी जितने भी हमारी तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी हैं। हालांकि इनके द्वारा इस पूरे जो इनकी पंचायत थी, महापंचायत, इसको कॉल ऑफ कर दिया गया था, लेकिन फिर भी अतिरिक्त सुरक्षा हम लोगों के द्वारा दी गई है कि किसी भी अनहोनी या किसी भी ऐसी चीज़ को जो मान लीजिए पिछली बार भी जब इन्होंने कॉल ऑफ किया था उसके बाद भी कुछ लोग इकट्ठा हुए थे, तो वो चीज़ की वो संभावनाओं को भी पूरी तरीके से हम लोगों ने निरस्त करने के लिए, पूरी संभावनाओं पर हम लोगों के द्वारा कार्रवाई करने के लिए हमारी पूरी व्यवस्था है। और मुझे उम्मीद है कि इस प्रकार की कोई भी महापंचायत हमारे द्वारा नहीं हो। वर्ल्ड कैंसर डे के मौके पर राजधानी देहरादून के दून अस्पताल में कैंसर विभाग की ओर से विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें लोगों को कैंसर के प्रति जागरूक किया गया। कैंसर विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर दौलत सिंह ने कहा कि इस बार डब्ल्यूएचओ ने कैंसर दिवस पर यूनाइटेड बार यूनिक की थीम जारी की है, जिसके तहत डॉक्टरों के साथ मरीज के रिश्तेदारों को मिलकर मरीज की देखभाल करनी है। उन्होंने कहा कि केवल इलाज से मरीज के स्वास्थ्य में सुधार नहीं आएगा, बल्कि मरीजों को मानसिक रूप से स्वस्थ रहना भी जरूरी है। डब्ल्यूएचओ ने थीम दी है यूनाइटेड बाय यूनिक, यानी 2025 में जो थीम है डब्ल्यूएचओ की तरफ से वो है कि हम सभी को हेल्थ सिस्टम, डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, घर के रिश्तेदार, इन सबको मिलके यूनाइट होके उस मरीज की केयर करनी है। केवल मरीज का इलाज ही जरूरी नहीं है, उसको हर मरीज, एक कैंसर मरीज के साथ साथ हर मरीज एक यूनिक मरीज है, जिसमें उसकी फीलिंग, उसकी प्रताड़ना, उसकी सोच, उसके कष्ट, दर्द, तकलीफें सब इन्वॉल्व हैं, जो हर मरीज की अलग होती हैं। कई मरीजों की अपनी जिम्मेदारियां भी होती हैं। वो यही सोचते हैं कि कल मैं मर जाऊंगा, मेरे घर का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे इनका भविष्य क्या होगा, मेरे मन में ये अभिलाषा रह गई। कईयों को कोपिंग रहती है, कईयों को ये रहता है कि भाई मैंने कोई जिंदगी में बुरा काम नहीं किया, मुझे क्यों हो गया। इस तरह की चीजें हैं। तो हमें इलाज के साथ साथ पूरे सिस्टम को, उनको संवेदना के साथ, एम्पैथी के साथ, कंपैशनेट केयर के साथ इलाज करना है और उसको स्पेशल फील कराना है कि नहीं, आपकी हर समस्या का निवारण यहाँ होगा। हरिद्वार के झिलमिल झील रिजर्व फॉरेस्ट में इन दिनों विदेशी पक्षी सैलानियों और बर्ड फोटोग्राफर्स को काफी पसंद आ रहे हैं। यहां हजारों किलोमीटर दूर का सफर तय कर साइबेरियन पक्षी डेरा डाले हुए हैं। वन विभाग भी विदेशी मेहमानों के संरक्षण के लिए काफी सचेत है। बता दें कि बेहद सरद साइबेरियन इलाकों के पक्षी हजारों किलोमीटर दूर की यात्रा तय कर अपने अनुकूल वातावरण वाले इस इलाके में प्रवास करते हैं। वहीं वाइल्ड लाइफ के जानकारों का कहना है कि स्थान विदेशी पक्षियों के प्रवास और प्रजनन के लिए पूरी तरह अनुकूल है। 2-3 तरह की चीज़ें हैं। एक तो यहाँ पे पानी पर्याप्त मात्रा में है और पानी बहुत डीप नहीं, तो झील जो है वो करीब करीब दलदल सा हो गया है। तो जब पानी कम रहता तो चिड़ियों को सहूलियत होती पानी पीने में। बीच नदी में सिर्फ बत्तखें जाएंगी और जो चिड़िया है वो पानी पीने में बहाव बहुत होता है। और दूसरा, यहाँ पे लोग बाग इंटरफेयर बहुत कम कर रहे हैं, तो क्योंकि ये संरक्षण में है जल विभाग का, तो खेती वेती भी नहीं हो रही है, तो चिड़िया बहुत देखने को मिलती है। और सपाट ज़मीन में फ़ोटो खींचने में आराम है। बीच जंगल में चिड़िया मिलती तो कभी कटकी आ गई, कभी कुछ। यहाँ पे अगर आ गई तो आप अपना गाड़ी घुमा के आसानी से फ़ोटो खींची जा सकती है। देखिए, यहाँ पर जो है नवंबर माह से जो है विदेशी जो पक्षी आना शुरू हो जाते हैं और इसमें रेडिश चेल्डक, आइबिस और अनेक प्रजाति के पक्षी यहाँ पर जो ऊपर सर्दी पड़ने के कारण
जो इस समय हमारे यहाँ भारत में आ जाते हैं और गंगा नदी में जो है अपना विचरण करते हैं, और इनको देखकर सैलानी बहुत ही रोमांचित होते हैं, और जो कि सैलानियों को देखने के लिए बहुत ही प्रजातियाँ यहाँ पे मिलती हैं। पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं और जो है ये नदी के किनारे ही जो है नदी से अपना जीवन यापन करते हैं और यहीं से अपना भोजन लेते हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।